हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आपका जो बीएड सेकेंड ईयर में कंपलसरी पेपर रहता है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, इसकी यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में मेंशन किया है, तो एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, लेकिन ज्ञान मीमांसा से पहले हमें जानना होगा कि मीमांसा क्या है, क्योंकि ज्ञान तो सभी जानते हैं कि जो कुछ भी चीज़ें हमें पता होती है वही हमारा ज्ञान कहलाती हैं। लेकिन मीमांसा क्या होती है, तो किसी भी वाद के अनुसार, यानी कि किसी भी एक थॉट के अनुसार किसी समस्या के समाधान हेतु किए गए जितने भी उपाय होते हैं उनका जो एक संदर्भित सार होता है वही एक मीमांसा कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ज्ञान मीमांसा की एपिस्टेमोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ज्ञान मीमांसा का शाब्दिक अर्थ अगर मैं देखूँ तो ये ज्ञान मीमांसा जो है इंग्लिश वर्ड आपके एपिस्टेमोलॉजी का हिंदी मीनिंग है, और एपिस्टेमोलॉजी लैटिन शब्द एपिस्टिम एंड लोगस से मिलकर बना है, जहाँ पे एपिस्टिम का अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान, और लोगस का अर्थ होता है रीज़न अर्थात तर्क। इस प्रकार तर्क आधारित ज्ञान ही आपका ज्ञान मीमांसा है। इसके अलावा आप एपिस्टेमोलॉजी को इस एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या है। ज्ञान मीमांसा आपका सत्य, ज्ञान और विश्वास इनसे मिलकर बना हुआ एक थॉट है, एक विचार है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। मीमांसा किसी भी वाद के अनुसार किसी समस्या के समाधान हेतु किए गए उपायों का संदर्भित सार है। अब हम ज्ञान मीमांसा की परिभाषा देखते हैं। तो ज्ञान मीमांसा कांट के अनुसार ज्ञान इंद्रजन्य है, जो बाह्य जगत की अनुभूति कराता है, परंतु इसका स्पष्ट स्वरूप मन द्वारा ही दिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान जो है वो हम अपनी इंद्रियों द्वारा ही सीख सकते हैं, और इससे हमें अपने आसपास के जगत के बारे में पता चलता है, लेकिन इसके बारे में जो फीलिंग आती है वो हमारे माइंड से आती है। तो ये परिभाषा याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान से संबंधित निम्न प्रश्नों की विवेचना करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रियल ज्ञान मीमांसा यही है कि ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की विवेचना की जाती है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि एटलीस्ट ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न आता है कि ज्ञान किससे प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं, कौन सा ज्ञान सत्य है, कौन सा ज्ञान असत्य है, और ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है, यानी कि ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले में क्या संबंध है, और ज्ञान की प्रोसेस क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ज्ञान मीमांसा से संबंधित रहते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मेंशन करने होंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर पूछा ही जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र। तो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान के लक्षण, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान की विधियाँ, ज्ञान में क्या क्या लक्षण होते हैं, और ज्ञान में होने वाली अशुद्धियाँ, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते समय हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, ये सभी चीज़ें ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाता है तो आप इनको हेडिंग के रूप में यूज़ करके और इनको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया में आप लिख देंगे कि इसमें हम जानते हैं कि ज्ञान का क्या प्रोसेस है, बाकी सारी चीज़ें आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्ञान मीमांसा और विभिन्न वाद, यानी कि ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी एंड डिफरेंट इज्म। अब इसमें सबसे पहले आते हैं आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। तो यहाँ पे मैंने पहले आदर्शवाद को डिफाइन कर दिया है दो शब्दों में। आदर्शवाद इंग्लिश वर्ड आइडियलिज्म से मिलकर बना है, जिसमें कि दो वर्ड हैं, आइडिया एंड इज्म। आइडिया का अर्थ होता है इसमें विचार, और इज्म का अर्थ होता है दर्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एल कैसे गायब हो गया। तो एल वर्ड का यूज यहाँ पे भाषा का सौंदर्यीकरण यानी कि अलंकारीकरण करने के लिए किया गया था।
तो इसलिए यहाँ पे एल वर्ड जो है वो लुप्त हो गया है। इसके बाद आता है आपका आदर्शवाद। विचारों से संबंधित वाद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को ही सत्य माना गया है। और अगर मैं कहूँ कि आदर्शवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई, जिसका आशय है कि अंतिम सत्ता विचार में है। यानी कि हम जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो जो है हमारे चिंतन मनन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि आदर्शवाद जो है एक आध्यात्मिकवाद है और इसकी ईश्वर में जो है वो आस्था रहती है। और यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य रहता है वो आध्यात्मिकता प्राप्त करना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका कुछ आदर्शवाद है। इसके बाद आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान, जिसमें कि प्लेटो के अनुसार बताए गए हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य एंड चिंतनजन्य। और इसमें से चिंतनजन्य ज्ञान को सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका हमारा आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा की विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कि आदर्शवाद के ज्ञान मीमांसा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो यही है कि आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का क्या रहता है, ज्ञान प्राप्त करना और आध्यात्मिकता की ओर जाना। इस दर्शन में भाव पक्ष प्रधान है और इस दर्शन में मुख्य स्रोत जो है ज्ञान प्राप्ति का वो निगमन और चिंतन है। यहाँ पे निगमन और चिंतन है। इसके बाद इसकी ज्ञान मीमांसा चिंतनजन्य और विचारवाद की है। बौद्धिक ज्ञान और चिंतन ज्ञान ही प्रमुख है। विश्व की रचना ईश्वर द्वारा की गई है जो कि सार्थक प्रतीत होती है। और इसके बाद है कि इस दर्शन का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि और अनुमान से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यही सारे पॉइंट जो हैं एपिस्टेमोलॉजी में पूछे जाते हैं, जिन पॉइंट्स को मैंने विशेषताओं के तौर पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा। तो प्रकृतिवाद जो है वो इंग्लिश के नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और नेचुरलिज्म शब्द भी 2 शब्दों नेचर एंड इज्म से मिलकर बना है, जिसमें कि नेचर का अर्थ प्रकृति होता है। लेकिन कौन सी प्रकृति, तो इसमें 2 तरह की प्रकृति को शामिल किया गया है। एक आपकी भौतिक प्रकृति और दूसरा मानव प्रकृति। और मानव प्रकृति से संबंधित ज्ञान का अध्ययन हम साइकोलॉजी में करते हैं, और जो भौतिक प्रकृति है इससे संबंधित ज्ञान का अध्ययन हम दैनिक विज्ञान में करते हैं। इसके अलावा इज्म का मतलब होता है दर्शन या फिर कोई विचारधारा। फ्रेंड्स, इसमें भी जो है प्रकृतिवाद में स्पेंसर ने ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि साधारण ज्ञान, विज्ञान और तत्व ज्ञान आता है। जबकि आदर्शवाद के ज्ञान कौन कौन से थे, आदर्शवाद के ज्ञान थे आपके इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान, जिनमें कि चिंतनजन्य ज्ञान सबसे अधिक जो है वो महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें जो है प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता है, अर्थात जो कुछ हमें दिखाई देता है वही सत्य है और वही ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। जो भी कुछ ज्ञान हम अनुभव करके, अपनी आँखों से देख करके, अपनी कर्म इंद्रियों से महसूस करके लेते हैं, वही ज्ञान जो है आपका सत्य माना गया है। तो यहाँ पे ज्ञान का स्रोत जो है आपकी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों हैं। ज्ञान भौतिक पदार्थों और द्रव्यों से संबंधित होता है। और जो प्रकृतिवाद है इसकी ज्ञान मीमांसा शुद्ध विज्ञानों तक ही सीमित है। यानी कि यहाँ पे जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, या फिर जो आपके शुद्ध ह्यूमन विज्ञान है, इन तक ही सीमित है। इसके बाद आता है इसमें ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जिसको नहीं देख रहे हैं, जैसे कि ईश्वर जैसी सत्ता, तो ये उसको नहीं मानते, क्योंकि जो कुछ इनको दिखाई देता है उनको ही ये जो है सत्य मानते हैं। प्रकृतिवाद में ज्ञान की जांच स्वयं सिद्धियों और परिकल्पनाओं की पुष्टि से होती है। यानी कि यहाँ पे जो ज्ञान के परिणाम की विधियाँ हैं वो स्वयं सिद्धि और परिकल्पना हाइपोथेसिस है। इसमें ज्ञान जो है वो भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र और सामाजिक विषयों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपने
ये तो खुद ही देख लिया, क्योंकि नेचुरलिज्म में दो प्रकार की प्रकृति शामिल है, दैनिक विज्ञान और ह्यूमन। तो ह्यूमन से संबंधित विज्ञान आपके आ जाएंगे सामाजिक विषयों में, और जो आपके दैनिक विज्ञान हैं उनसे संबंधित आपके भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा। तो यथार्थवाद जो शब्द है ये इंग्लिश के रियलिज्म से बना है, और रियलिज्म शब्द जो है ये आपका लैटिन भाषा के रियलाज और इज्म से मिलकर बना है। रियलाज का मतलब होता है वस्तु और इज्म का मतलब होता है दर्शन या विचारधारा। अब स्वामी रामतीर्थ के अनुसार कि यथार्थवाद उस विश्वास का सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो कुछ हम जैसे देखते हैं वैसे ही उसको अपने माइंड में ग्रहण करते हैं, और यही जो है यथार्थवाद कहलाता है। यथार्थवाद में ज्ञान ग्रहण करने की विधियाँ जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होती हैं, और जो चीज़ें हमें जैसी दिखाई देते हैं वैसा ही हमें उसका ज्ञान होता है। यथार्थवाद के ज्ञान मीमांसा की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो यथार्थवाद जो है ये इंद्रियजन्य ज्ञान पर आधारित है, यानी कि हमारी इंद्रियां जो कुछ भी टच फील करती हैं या आँखों से देखती हैं या कानों से सुनती हैं वही जो है आपका ज्ञान होता है। इसके अनुसार इंद्रियजन्य ज्ञान ही सत्य और वास्तविक है, यानी कि जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं वही सत्य है, वही वास्तविक है। यथार्थवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रकृतिवादी देखिए फ्रेंड्स जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स को शामिल करते हैं, वहीं यथार्थवादी आपके पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। यथार्थवादी ज्ञान वास्तविक जीवन पर आधारित है, और यथार्थवादी वस्तु की ज्ञान की प्रक्रिया को ही ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध मानते हैं। यानी कि आप किसी वस्तु के बारे में अगर जानकारी रख रहे हैं तो वही वस्तु आपकी ज्ञाता हो जाती ज्ञेय हो जाती है, और आप ज्ञाता हो जाते हैं, और आप दोनों के बीच में जो ज्ञान का प्रोसेस चलता है वही ज्ञान माना जाता है। यथार्थवाद का नारा है कि ज्ञान जीवन के लिए है, जबकि आदर्शवाद में समझा जाता है कि जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है और हमें पूरा जीवन ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। जबकि यहाँ माना जाता है कि इस संसार में जितना भी ज्ञान उपस्थित है वो सब आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा अर्थात प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म से बना है, जो कि आपका प्रैग्मा और इज्म से मिलकर बना है। प्रैग्मा का अर्थ होता है आपका क्रिया या फिर किया गया कार्य, और इज्म मतलब दर्शन या विचारधारा। और प्रयोजनवाद जो है एक नई विचारधारा है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ था, और इसका एक ही नारा है कि ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन ही प्रयोजनवाद का नारा है। प्रयोजनवाद जो है आपका प्रयोजनवाद कारण और उद्देश्य पर आधारित विचारधारा है। इनके अनुसार ज्ञान जो है वो सक्रिय अनुभव हो, यानी कि एक्टिव जो आपके प्रोसेस है उससे प्राप्त होता है, जिसके लिए हमें अपनी रीजनिंग, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन जो है प्रयोजनवाद के अनुसार हमारे रीजन्स और हमारी इंटेलिजेंस ही होती हैं। अब हम प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रयोजनवाद जो है वो आदर्शवाद की तरह ही एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, और ये अनुभवों और क्रियाओं के संपादन को ज्ञान का स्रोत मानता है। यानी कि ज्ञान का स्रोत यहाँ पे जो है वो आपके अनुभव और आपकी जो एक्टिव क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिव एक्शंस होते हैं वो हैं। और ये तथ्य के संग्रह को ज्ञान नहीं मानते, बल्कि सत्य जो आपके तथ्य होते हैं उनकी प्रमाणिकता, उनकी सत्यता की जांच के आधार पे जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वही रियल ज्ञान ये लोग मानते हैं। प्रयोजनवाद का मुख्य कार्य मानवता है, यानी कि ये मानवता के लिए बनाया गया जो वाद है वो है। और प्रयोजनवादी भावी जीवन की तैयारी को वास्तविक ज्ञान मानते हैं, ताकि हम अपने आने वाले जीवन में एक अच्छा और सुखपूर्ण जीवन बिता सकें। प्रयोजनवाद में अनुभवजन्य ज्ञान को ही विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पे जो आप ज्ञान टच एंड फील करके लेते हैं वही जो है रियल ज्ञान माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मानवतावाद की ज्ञान मीमांसा, यानी कि ह्यूमनिज्म।
ह्यूमनिज्म जो है वो लैटिन भाषा के होमो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मानव। और जो मानवतावाद है इसका केंद्र बिंदु मानव है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो मानव का कल्याण करना है। और ये मानवतावाद जो है ये इसके चिंतन का केंद्र बिंदु मानव है। लेमन के अनुसार समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानवतावाद जो है ये सेवा का दर्शन है और इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क, बुद्धि और लोकतंत्र द्वारा संभव है। यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की भावना जो है वो डेवलप की गई है और वसुदेव कुटुंबकम पर भी ये आधारित है। मानवतावाद के ज्ञान मीमांसा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि मनुष्य का जन्म सेवा के लिए और मानवतावाद का जन्म भी जो है वो मनुष्य की सेवा के लिए हुआ है। मनुष्य के जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम के तत्व विद्यमान है और वो उसे इन्हीं भावनाओं से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा मानवतावाद का मानना है। मानवतावाद मनुष्य की गरिमा में विश्वास करता है और मानवतावाद में जो है वो मानव में रचनात्मकता का गुण भी होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन को जो है वो आपका क्रिएटिव भी होना चाहिए। मानवतावाद मनुष्य को निरीह प्राणी नहीं मानता बल्कि मनुष्य की शक्ति में आस्था प्रकट करता है और मनुष्य ज्ञान की असीम संभावनाओं से युक्त है, ऐसा भी मानवतावाद द्वारा माना जाता है। और मानवतावादी कहते हैं कि ये संसार भ्रम नहीं है बल्कि ये संसार सत्य है और ये संसार जो है परिवर्तनशील भी है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ज्ञान, यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान की विशेषताएं क्या है, ज्ञान के प्रकार क्या है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 10 से 12 नंबर आपको इस यूनिट से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इस यूनिट को 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं हम ज्ञान क्या है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी हमारे पास होता है वही हमारा ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान का अर्थ होता है आपका टू नो, अर्थात जानना। ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है और लाइफ टाइम हम ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से प्राप्त करते रहते हैं। सुकरात के अनुसार, इससे पहले हम देख लेते हैं, ज्ञान जो है आपका साध्य और साधन दोनों होते हैं, यानी कि ज्ञान आपका लक्ष्य भी है और ज्ञान आपका मीडियम भी है। सुकरात के अनुसार ज्ञान ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। ये सुकरात ने ज्ञान की परिभाषा दी है, अर्थात हमें अगर किसी भी काम के बारे में नॉलेज है तो हम उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉक के अनुसार, तो दर्शन चीज़ों को वास्तविक रूप में जानना ही ज्ञान कहलाता है और हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित रहता है। तो ये लॉक ने दी है परिभाषा। अब हम ज्ञान की प्रकृति देख लेते हैं। तो ज्ञान की प्रकृति 2 रूपों में रहती है, एक ज्ञान साध्य के रूप में, दूसरा ज्ञान साधन के रूप में। तो ज्ञान की साध्य के रूप में प्रकृति रहती है कि प्रत्ययों द्वारा प्राप्त करने का उद्देश्य हमारा रहता है ज्ञान का। इसके अलावा हम ज्ञान को संग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा हम ज्ञान को एक प्रिंसिपल मान के भी संग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान जो है हम विभिन्न विधियों द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है ज्ञान साधन के रूप में। तो ज्ञान हमारा सीखने के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप में प्रयोग है। इसके अलावा ज्ञान का हम विश्लेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, संश्लेषण के लिए भी हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं और मूल्यांकन के लिए भी हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं ताकि हम परिणाम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ज्ञान के स्रोत। तो ज्ञान के 2 स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में हमारे इंद्रियां, हमारे अनुभव आ जाते हैं और द्वितीयक स्रोत में आते हैं हमारे सत्तात्मक स्रोत, अप्रमाणिक स्रोत। जैसे कि अप्रमाणिक स्रोत में आ जाता है हमारा अनुभवजन्य ज्ञान और इंटरनेट, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जो ज्ञान हम अनुभवों से प्राप्त करें और इंटरनेट से प्राप्त करें वो सत्य हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका परंपराओं और कथाओं से प्राप्त ज्ञान। और परंपराओं और कथाओं से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको मिथक आधारित ज्ञान या मिथक आधारित विश्वास भी कहते हैं। इसके अलावा तर्क, चिंतन और बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, अंतःप्रज्ञा और अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन से प्राप्त ज्ञान और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त ज्ञान, ये कुछ ज्ञान के जो हैं वो गौण स्रोत हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान एक संज्ञानात्मक
प्रक्रिया है इसके बारे में बताइए। तो कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्या रहता है हमारा, इसमें रहता है सबसे पहले हम प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि जो कुछ हमने देखा उसको हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे, उसका परसेप्शन कर लेंगे, फिर हम उसको रीजन लगा के एक कर्म में व्यवस्थित करेंगे, अर्थात उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, देन हम उसको डिफाइन करेंगे। ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस रहता है नॉलेज का। मतलब हम अपने माइंड में जो प्रोसेस करते हैं, किसी भी वस्तु को पहले हम देखते हैं, फिर हम उसके बारे में रीजन्स लगाते हैं, देन हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस रहती है ज्ञान की। अब हम ज्ञान की विशेषताएं देख लेते हैं। जो कुछ भी सत्य है वही ज्ञान है और ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। सूचना ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है और ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा कोई और सुख नहीं है। ज्ञान को अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है और भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का संचार होता है, यानी कि हमारा ज्ञान दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचता है। ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ज्ञान का कोई दायरा नहीं होता। ज्ञान हम जितना प्राप्त करते हैं धन की तरह उतनी ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी भूख बढ़ती जाती है। अब हम ज्ञान के प्रकार देख लेते हैं और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पेपर में पूछा गया है कि ज्ञान के प्रकार डिस्कस कीजिए। तो ज्ञान जो है वो 3 प्रकार का हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला साधनों के आधार पर ज्ञान। तो साधनों के आधार पर ज्ञान हमारा जो होता है वो इंद्रियजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान होता है। अनुभवजन्य ज्ञान फ्रेंड्स हमारा हमेशा वैध और वस्तुनिष्ठ नहीं होता, यानी ये वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता। भारतीय दर्शन के अनुसार 2 प्रकार का ज्ञान होता है, अपरा ज्ञान और परा ज्ञान। परा ज्ञान मतलब इस संसार से संबंधित ज्ञान और अपरा ज्ञान हमारा आध्यात्मिकता से संबंधित रहता है। इसके बाद आता है ज्ञान प्रकृति के आधार पे, यानी कि नेचर के आधार पे ज्ञान जो है वो भी विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान, मूर्त और अमूर्त ज्ञान, सैद्धांतिक एंड व्यावहारिक ज्ञान, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, प्रकरण और संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान, कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल। इसके बाद आता है विधालय और विधालय के बाहर का ज्ञान। ये कुछ ज्ञान के प्रकृति के आधार पर प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ज्ञान की वैधता क्या होती है। तो ज्ञान की सत्यता और उसकी प्रमाणिकता की तर्क के आधार पर जांच करना ही आपके ज्ञान की वैधता कहलाता है। और ज्ञान की वैधता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपकी कॉग्निटिव वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, विषय वैधता, प्रक्रिया वैधता, ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण संबंधी वैधता और ज्ञान की नैतिक वैधता। ये ज्ञान की वैधता के कुछ प्रकार हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ज्ञान के उद्देश्य। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान समस्याओं के समाधान की युक्ति प्रदान करता है। ज्ञान आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको निश्चित आकार देता है। ज्ञान जो है व्यक्ति के जो अनुभव हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़, उनको और ज़्यादा मजबूत करता है। ज्ञान मानव विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। ज्ञान का उद्देश्य जो है हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट का निर्माण करना रहता है। इसके अलावा ज्ञान से जो है वो सिद्धांत और नियमों का भी निर्माण किया जाता है। जितना ज़्यादा नॉलेज हम गेन करते चले जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट और जो रूल्स हैं वो उतने ज़्यादा बिल्ड होते चले जाते हैं। इसके अलावा हमारा ज्ञान जो है वो किसी घटना और परिस्थिति को समझने में भी सहायक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ज्ञान सर्जन पर कालानुक्रमिक समीक्षा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, यानी कि जो आपका ज्ञान है वो कैसे कैसे अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक तो भाषा के आधार पर ज्ञान का सर्जन और दूसरा टाइम के आधार पे। तो भाषा के आधार पे ज्ञान का सर्जन होना जो स्टार्ट हुआ वो मौखिक युग से हुआ, जब मनुष्य ने बोलना सीख लिया। तो यहाँ पे मौखिक युग में ज्ञान का सर्जन जो है वो मनुष्य के माइंड में होता था और वो जो है इसको बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करता था। देन लिखित युग आया और यहाँ पे जो है लिख के अपने ज्ञान का सर्जन किया जाने लगा। लोग हाथ से लिखते थे और पत्थरों पे लिख के अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने लगे। फिर उसके बाद जो है हमारा प्रिंटिंग युग आया, जहाँ पे ज्ञान को प्रिंट किया जाने लगा
और अपने ज्ञान को किताबों के थ्रू एक से दूसरे तक पहुंचाया जाने लगा। और वर्तमान में हमारी भाषा इतनी डेवलप हो गई है कि अब हमारा आईसीई और आईसीटी का युग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ज्ञान जो है वो इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस हैं उनके माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम टाइम के आधार पे देख लेते हैं, तो टाइम के आधार पर सबसे पहले आदि मानव काल में जो ज्ञान होता था वो ज्ञान जो है ह्यूमन अपने खाने और रहने से संबंधित ही रखता था, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो जीना था। तो यहाँ पे उसको अपने रहने खाने का ज्ञान था और वो एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इसमें मनुष्य ने अलग अलग चीज़ों के आविष्कार किए और उसने व्यवस्थित जीवन जीना सीख लिया और उसे व्यवस्थित जीवन का ज्ञान हो गया, उसको खेती का ज्ञान हो गया इस काल में। और इसी काल में जो है उसने पशुओं को पालना सीख लिया, उसे पशुओं से संबंधित ज्ञान हो गया। वैदिक काल में जो है आपके 4 वेद रचे गए हैं और वैदिक काल में ही जो है आपका वेदों का अध्ययन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है वेद लिखे जाने लगे, यानी लेखन की कला का विकास हुआ, जिससे ज्ञान जो है लिखित रूप में पाया जाने लगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जो हमारा ज्ञान है वो रूढ़िवादिताओं से भर गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड वो जो है उपस्थित हो गया था। इसी तरह से आप मध्यकाल में बता सकते हैं कि मध्यकाल में जो है भारत में मुगल काल था और यहाँ पे बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया और ज्ञान को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसफ़र किया गया। इसके अलावा अनेक विद्वानों जैसे कालिदास, बाणभट्ट, इन सभी ने अपना ज्ञान जो है वो लिखित रूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ज्ञान है उसको हमारे स्कूलों में लाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया और पाठ्यक्रम जो है वो डेवलप किया गया। इसके बाद वर्तमान में ज्ञान का सृजन जो है हम अपने अनुभवों के आधार पे करते हैं और उसकी प्रमाणिकता हम आईसीटी के प्रमुख साधनों से करते हैं। तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज है। इसके बारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए और 1 से 2 बार इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को जितने भी मैंने इससे संबंधित बताए हैं हेडिंग के रूप में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है एक अच्छा खासा क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है। इसके बाद में आप एक कंक्लूजन लिख देंगे कि आदि मानव काल से लेकर अब तक मनुष्य जो है, जब मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यापार व्यतीत करता था और वर्तमान काल तक मनुष्य का सामाजिक विकास उसके निरंतर बढ़ते ज्ञान का ही परिणाम है। यानी कि आदि मानव काल में जब मनुष्य खानाबदोश जीवन अपना व्यतीत करता था और वर्तमान काल में मनुष्य जो कुछ भी है और उसका जो सोशलाइजेशन हुआ है वो उसके निरंतर बढ़ते ज्ञान का ही परिणाम है। और शिक्षा प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की परिस्थितियाँ प्रत्येक युग में अलग रही है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे ज्ञान जो है वो बढ़ता गया। अब हम मिथ बेस्ड जो आपका बिलीफ है और लॉजिकल बेस्ड जो नॉलेज है इसके बारे में देख लेते हैं और इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जो मिथ बेस्ड बिलीफ होता है, जो अंधविश्वास युक्त विश्वास होता है, ये मिथक विश्वास भी कहलाता है। और मिथक विश्वास ऐसे तथ्य होते हैं जिनको बिना किसी तर्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है और ये होती है हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे जो रूढ़िवादी विचार होते हैं, यही ऐसे विचार होते हैं जिनको आप बिना किसी रीजन के मान लेते हैं और ये परंपरागत और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और इनको हम ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसके बाद आता है हमारा तार्किक ज्ञान। तो तर्क के आधार पर प्राप्त किया गया ज्ञान ही हमारा तार्किक ज्ञान कहलाता है। जब हम ज्ञान में कारण और उसके जो अनुभव हैं उन दोनों और उसकी सत्यता का पता लगाते हैं, यही सब मिलकर आपका जो रीजन बेस्ड नॉलेज है वो बताते हैं। जब कोई कार्य तर्क, कारण और विवेक के आधार पर किया जाता है और उससे जो अनुभव प्राप्त होता है वही आपका तार्किक ज्ञान कहलाता है। मिथक आधारित विश्वास और तार्किक ज्ञान में अंतर देख लेते हैं। तो मिथक आधारित जो आपका विश्वास है ये परंपरागत विश्वासों पर आधारित होता है, जबकि तार्किक जो ज्ञान है वो कारण और तर्क पर आधारित होता है। परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास ही जो हैं आपका मिथक आधारित विश्वास का स्रोत है।
जबकि तार्किक ज्ञान के स्रोत आपके प्रमाणित तथ्य, सत्य और विश्लेषित तर्क हैं। इसके बाद आता है मिथक आधारित ज्ञान अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करता है, जबकि तर्क जो ज्ञान है तार्किक वो वास्तविक शक्तियों पर विश्वास करता है। और जो आपका मिथक आधारित विश्वास है ये अंधविश्वासों को जन्म देता है, जबकि तार्किक ज्ञान आपका सत्य और तर्क रीजन्स के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। मिथक आधारित ज्ञान आपका सत्य के साक्ष्यों और प्रमाणिकता पर आधारित नहीं है, यानी कि मिथक आधारित विश्वास को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जबकि तार्किक ज्ञान जो है ये प्रमाणित और सत्य होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ज्ञान और कौशल में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्ञान के बारे में बता देती हूँ। ज्ञान ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभवों की समझ को विकसित करने में सहायक होते हैं। और ज्ञान की परिभाषा सुकरात ने दी है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कुछ भी करना, कोई भी कार्य करना संभव है। तो फ्रेंड्स पहले आप ज्ञान के बारे में लिख देंगे। देखिए इससे आगे के जो अंतर हैं उनके बारे में मैंने ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपसे अंतर पूछा जाता है तो पहले आप दोनों वर्ड्स को डिफाइन करेंगे, देन उनमें अंतर बताएंगे। इसके बाद मैं कौशल बता देती हूँ। कौशल में किसी भी कार्य को करने की दक्षता ही आपका स्किल कहलाती है। कोई भी व्यक्ति जब अपने काम को बार बार करता रहता है तो वो उस काम में स्किल्ड हो जाता है और वो उसकी जो है स्किल बन जाती है, उसका कौशल बन जाता है। कोई भी ज्ञान तब तक कौशल नहीं कहलाता जब तक कि हम उस प्रक्रिया में, उस काम को करने में होने वाली जो गलतियां हैं उनको बंद ना कर दें, यानी कि बहुत सफाई से किए गए जो हमारे कार्य होते हैं वही हमारे स्किल कहलाते हैं। अब हम ज्ञान और कौशल में अंतर देख लेते हैं। तो ज्ञान का उदय हमारे माइंड में हमारे अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, जबकि कौशल का जो निर्माण है वो व्यक्ति के निरंतर अभ्यास और विवेकपूर्ण निर्णयों के स्वरूप होता है। ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जबकि कौशल का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना है। और हमारे जानने की जो दक्षता है वही ज्ञान है, जबकि हमारे कार्य करने की जो दक्षता है वही हमारी स्किल कहलाती है। ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि कौशल का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। ज्ञान विषय के सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति है, जबकि कौशल एक प्रयोगात्मक पक्ष है, क्योंकि कौशल को हम जो है वो प्रयोग करते हैं, जबकि ज्ञान जो है हम थ्योरी से भी ग्रहण कर सकते हैं। ज्ञान द्वारा विभिन्न कौशल अर्जित कर सकते हैं, यानी कि ज्ञान जो है वो कौशल का बड़ा भाग है, कौशल जो है ज्ञान के अंदर एक छोटा सा भाग है। ज्ञान के माध्यम से हम बहुत सारे कौशल जो हैं प्रयुक्त कर सकते हैं, जबकि कौशल ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की कला है, यानी कि जो ज्ञान हमारे पास होता है हम जब उसको प्रयोग करते हैं तो वो हमारी स्किल कहलाती है। हमारा ज्ञान अनुभवों, मूल्यों, संदर्भों और हमारी दूरदर्शिता आदि का सम्मिश्रण है, जबकि हमारा कौशल हमारे व्यवहार, हमारे चिंतन और हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो हम उसको व्यक्त करते हैं, और हमारी निपुणता आदि का सम्मिश्रण है। तो ये अंतर था आपका ज्ञान और कौशल में। अब हम शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर देख लेते हैं। शिक्षण अर्थात हमारी टीचिंग और प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। तो टीचिंग जो है एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म है, जबकि ट्रेनिंग एक छोटा टर्म है। शिक्षण व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है, यानी कि शिक्षण जो है वो आपको टीचर बनाता है, जबकि प्रशिक्षण जो है आप में सीखने की जो निपुणताएं हैं, इसमें सीखने वाले की जो निपुणताएं हैं उनका विकास किया जाता है। शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि प्रशिक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। शिक्षण में आदतों का निर्माण किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण में आदतों को एक रूप दिया जाता है और उसमें किसी एक आदत को बहुत अच्छे से डेवलप किया जाता है। शिक्षण विभिन्न कौशलों द्वारा होता है, यानी कि शिक्षण प्राप्त करने के लिए, टीचिंग प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे स्किल सीखने पड़ते हैं, जबकि ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट कौशलों को अर्जित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, जबकि प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। और जो आपका शिक्षण है इसमें सामाजिक अनुशासन को महत्व दिया जाता है, जबकि आपके प्रशिक्षण में अनुशासन व्यक्तिगत और कठोर रहता है। इसके अलावा शिक्षण में मूल्यांकन के साधन जो है वो विस्तृत होते हैं और प्रशिक्षण में मूल्यांकन के साधन जो है वो प्रत्यक्ष होते हैं। इसके बाद आता है आपका ज्ञान और सूचना में अंतर। और फ्रेंड, सूचना के बारे में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे मैंने सूचना के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार किया है। तो सूचना जो है
हमारे तथ्यों का संग्रहण होती है। जो कुछ भी हमें डेटा प्राप्त होता है उससे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वही हमारी सूचना कहलाती है। और सूचना जो है वो लैटिन शब्द इन्फॉर्मेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू गिव फ्रॉम टू माइंड, यानी कि अर्थात मस्तिष्क से हम जो कुछ भी देते हैं वही हमारी सूचना कहलाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वो ज्ञान जो किन्हीं विशेष तथ्यों, घटनाओं और विषयों से संबंधित हो और उसका संप्रेषण किया जा सके, यानी कि उसको एक जगह से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र किया जा सके, वही हमारा सूचना कहलाता है। अब हम सूचना की विशेषताएं देख लेते हैं। आप फ्रेंड्स सूचना के बारे में कुछ चीज़ें अपने आप से भी लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप से लिख के फिर आप इसकी इपिस्टेमोलॉजी बता देंगे, यानी कि इसकी जो इटमोलॉजी है, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी इटमोलॉजी जो इसकी शाब्दिक अर्थ है वो बता देंगे और फिर ये डेफिनेशन दे देंगे। तो यहाँ पे आपका एक पेज आराम से भर जाएगा। इसके बाद सूचना की विशेषताएं, इनको आप एज अ हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो सूचना की विशेषताएं हैं जैसे कि सूचना जो है वो विश्वसनीय होनी चाहिए, सूचना वैध होनी चाहिए, सूचना में समयबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जो है वो सूचना किसी काम की नहीं रहती है, कई बार ऐसा भी होता है। सूचना में सहेजता होनी चाहिए, मूल्य प्रभाविता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, प्रसार होना चाहिए, उद्देश्य पूर्णता होनी चाहिए। और सूचना जो है एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है। और सूचना जो है वो प्रयोगकर्ता की समझ सीमा है। इसके अलावा फ्रेंड्स सूचना के 5 स्तर हैं और ये मुझे हिंदी में बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। आप इनको SAP से याद रख सकते हैं। और S 3 बार है, एक बार पहले और 2 बार बाद में। तो यहाँ पे आप इनके लेवल को SAP से याद रख सकते हैं। S फॉर स्टैटिक्स, A फॉर एपोबेट्स, P फॉर प्रैग्मेटिक्स, S फॉर सीमेंटिक्स एंड S फॉर सिंटैक्स। ये कुछ 5 लेवल हैं जो कि आपके सूचना के रहते हैं। अब हम ज्ञान और सूचना में अंतर देख लेते हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थ के साथ सूचना है, यानी कि नॉलेज हमारा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जबकि सूचना हमारा कॉन्टेक्स्ट के साथ डेटा है, अर्थात संदर्भ के साथ डेटा है। ज्ञान जो है वो सूचना के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, जबकि सूचना जो है ये संदेशों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, जबकि सूचना जो है वो तैयार किया गया डाटा है जिसको कि सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु हमें संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि सूचना प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार की किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित है, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग कर रहा है उसको ज्ञान के बारे में जानकारी है, जबकि सूचना एक प्रकार से संवर्धित डेटा है। ज्ञान सूचना मात्र है जिसे स्वयं की आवश्यकता अनुरूप ढाला जाता है, यानी कि जो सूचनाएं होती है उनसे जब हम अपने माइंड में जो कुछ भी परसेप्शन करते हैं, जो कुछ भी फील करते हैं, वही हमारा ज्ञान बन जाता है। जबकि सूचना जो है वो आंकड़ों की प्रक्रिया है जो कि व्यवस्थित होती है। सूचना हम विभिन्न प्रकार के डेटा से प्राप्त करते हैं। ज्ञान अनुभवों, मूल्यों, संदर्भों, विशिष्ट दूरदर्शिता आदि का तरल मिश्रण है, जबकि सूचना संचार के विभिन्न रूपों में हमारे निर्णयों और व्यवहार पर प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारी फर्स्ट यूनिट थी जिसको कि हमने बहुत तेज़ी से क्विक रिवीजन के तहत डिटेल में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट यूनिट से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, इसको 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और यहीं से एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।